everyone, this side सृष्टि त्यागी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि साइंस क्लासेस. लास्ट क्लास में 9th क्लास की में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था सेल डिवीजन टॉपिक के साथ. तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिससे कि आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है और आपका एक छोटे से छोटा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें कंपेयर करना है बेसिकली कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या क्या पॉइंट्स उनके डिफरेंस के हम लिख सकते हैं. तो चलिए देखिए इसका आंसर यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल के बेस पे. सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्लास्टिड्स का. अगर मैं बात करूं प्लास्टिड्स की, तो वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. क्लियर. प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे एनिमल सेल में. नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. क्लियर. एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरीफेरी. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होती है वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी होती है. पेरीफेरी मतलब बाउंड्री की तरफ वो शिफ्टेड रहती है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होती है. क्लियर हुए ये पॉइंट्स आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से कैसे अलग है. तो चलिए देखते हैं. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका साइज का. 1 to 10 म्यूमीटर और माइक्रोमीटर वी कैन से. जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में. और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के साइज की, तो वो होता है आपका 5 to 100 माइक्रोमीटर. तो इट मीन्स कि यूकैरियोटिक जो सेल है वो बड़ी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल से, उनका साइज बड़ा होता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन. इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है. प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती, एक ऐसा ही मटेरियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन. नेक्स्ट इसमें आ जाता है यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन. इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो बिल्कुल वेल डेवलप्ड रहेगा. थर्ड पॉइंट सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो सिंपल होती हैं, इनको हम बैक्टीरियल सेल्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना. तो अगर ये सिंपल है तो इसमें ज्यादा क्रोमोसोम्स की नीड नहीं होती, ओनली सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ऐसा ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो पहले की सेल्स थी, और अगर कोई चीज पहले की होती है तो वो कम डेवलप्ड होती है, उसके बाद एडवांस चीज आती है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, तो वो ज्यादा डेवलप्ड थी. क्लियर हुआ डिफरेंस दोनों के बीच में. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, What would happen, क्या होगा if the plasma membrane ruptures or break down. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है या खराब हो जाती है तो क्या होगा. पहले उसके ना होने से आपको पूछा गया है कि अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा. तो पहले वो याद कीजिए कि वो होती थी तब क्या होता था. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती थी तो वो क्या करती थी, सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती थी, मूवमेंट को अलाउ करती थी, और सेलेक्ट करके करती थी कि किस चीज की सेल को नीड है और किसकी नहीं नीड है. तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होगी वो बिल्कुल फ्री होगी, ना कोई रोकने वाला है ना ही कोई टोकने वाला है. तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता था. वो सेलेक्ट करती थी सब्सटेंसेस को, किसको अंदर जाना चाहिए किसको नहीं. तो कोई सिलेक्शन नहीं है, अलाउंस नहीं है, अलाउ नहीं कर सकती उसको. तो क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल जिसकी
नीड थी अंदर जिन चीज़ों की वो नहीं पहुंच पाई और सेल का प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल खत्म हो गया, जिसकी वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Yes, next question is what would happen to the life of cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi bodies नहीं होंगी तो क्या होगा सेल को? सिमिलरली याद करो फंक्शन क्या था? फंक्शन था इसका पैकेजिंग में, मॉडिफिकेशन में, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? नो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन द सेल। जो सब्सटेंसेस सेल में बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, उनकी पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेल के। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? तो पावर हाउस तो ये बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए कि क्या होता है पावर हाउस। पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? बिकॉज इट मेक्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल्स। ये एनर्जी सिंथेसिस करता है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं सेल में, उनके लिए जरूरी है। और किसकी फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं सेल के, वो कहाँ बनते हैं, कहाँ पर सिंथेसिस होती है उनकी? तो उन दोनों की सिंथेसिस होती है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये याद करो कि प्रोटीन की ईआर के कौन से टाइप में होती है और लिपिड्स की कौन से टाइप में होती है। याद करिए। लिपिड्स मतलब फैटी मॉलिक्यूल्स, फैटी मॉलिक्यूल्स मतलब स्मूथ, तो उनकी सिंथेसिस कहाँ होगी? एसईआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और प्रोटीन की कहाँ पर होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? ये देखिए, ये आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, शेपलेस ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ऐसी आड़ा तिरछा सा दिखाई दे रहा है, तो ये होता है अमीबा। अमीबा के अंदर ना एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। फूड वैक्यूल मतलब कि जहाँ पे उसका खाना स्टोर होता है। ठीक है? तो क्या होगा कि अमीबा अपनी शेप चेंज करते रहता है। तो इस तरीके की मूवमेंट अमीबा करता है, तो अपनी शेप चेंज करेगा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू, कि अपनी बाहर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सटेंड करेगा और उसमें जो फूड पार्टिकल है उसको एनगल्फ करेगा, अंदर ले जाएगा और उसको फूड वैक्यूल में स्टोर कर लेगा, और जब भी उसे खाना होगा वो उसको खा लेगा। क्लियर हुआ? ये डायग्राम आप देख सकते हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जहां से वो फूड मटेरियल को अंदर लेता है, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस? याद कीजिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस किसकी फ्रेंड थी वैसे? डिफ्यूजन की फ्रेंड थी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर हो गया? तो इस सिंपल से प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसकी कुछ कंडीशंस थी जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वाली प्लेलिस्ट में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले 10 डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स? ग्रोथ एंड रिपेयर में कौन सी सेल डिवीजन होती है? टिश्यूज की। और गैमेट्स फॉर्मेशन में कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, सेल की ग्रोथ में, रिपेयर में होती है आपकी माइटोसिस, और अगर मैं बात करूं गैमेट फॉर्मेशन की तो वो होती है आपकी मियोसिस। क्लियर? दोनों ही अच्छे से समझ आ गए थे। लास्ट, इससे जस्ट लास्ट वीडियो है क्लास 9 की, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वहां पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है हमें एक। टेक आउट 4 peeled potatoes, halves and scoop each one out to make the potato cup। हमें 4 potatoes लेने हाफ करके और उसमें से कैविटी बना लेनी है, स्कूप आउट कर लेना उसका पोटैटो मटेरियल। वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। 4 में से एक जो है वो बॉइल्ड पोटैटो से बनाना है हमें, बाकी के रॉ पोटैटो से बनाने हैं। पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर। हर एक पोटैटो कप को हमें किस में रख देना है?
इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, इट मीन्स कि किसी भी ऐसी जगह पे रख देना है, इन अ बीकर और अ ग्लास, जहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। कीप कप ए एम्प्टी, कप ए को एम्प्टी रखना है, उसमें कुछ नहीं डालना। पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन कप बी, कप बी में शुगर ऐड करनी है 1 टीस्पून। पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, कप सी में हमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। एंड फोर्थ वन इज पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी, ध्यान रखना कप डी जो है आपका बॉइल्ड पोटैटो का है, उसमें भी आपको 1 टीस्पून शुगर ऐड करनी है। कीप दीज फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना, ये सभी वाटर में इमर्स्ड है, ध्यान रखना। ओके, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स, अब चारों के चारों पोटैटो कप्स को ऑब्जर्व करना है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है आपका जो पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। पोटैटो कप बी और सी में वाटर चला गया, वाटर इकट्ठा हो गया, वाटर गैदर हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि बी और सी में शुगर और सॉल्ट प्रेजेंट था, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सॉल्वेंट प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट हुई। एक जो पोटैटो है वो एक सेल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, उसने अलाउ किया, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, अंदर जो वाटर था वो कम था, लेकिन एक सॉल्वेंट एटलीस्ट प्रेजेंट था शुगर और सॉल्ट की फॉर्म में, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पूछा है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ए में हमने कुछ नहीं डाला, फिर भी वो नेसेसरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड पोटैटो कप, वो उससे हम कंपेयर करेंगे बाकी के पोटैटो कप्स को कि किसमें क्या चेंज हो रहा है, तो वो एक्ट करेगा एज अ स्टैंडर्ड पोटैटो कप, स्टैंडर्ड ऑफ द सेटअप। ओके, थर्ड इज एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोटैटो पोर्शन ऑफ ए एंड डी। पोटैटो कप ए और डी में जो होलो पोर्शन था, जो कैविटी थी, उसमें वाटर क्यों नहीं गया? तो फर्स्टली मैं बताऊंगी आपको डी का। डी पोटैटो कप जो था वो बॉइल्ड था, बॉइल्ड करते टाइम जो पोटैटो की सेल थी वो डेड हो गई थी, तो वहाँ पे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं हो पाई वहाँ पर। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए में कुछ ऐड ही नहीं था, नाइदर सॉल्ट नॉर शुगर, तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं हो पाई। क्लियर हुआ आपको? चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर sharing the knowledge. Okay, so that's all for today. We will meet in the next video. Thank you for watching.